नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लंबे इंतजार लगभग 6 साल के बाद रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती आई है और इस बार टेक्नीशियन में 2 लेवल की भर्ती आई है। पहली जो हमेशा आती थी टेक्नीशियन 3 जो लेवल 2 की भर्ती है और इस बार पहली बार टेक्नीशियन 1 यानी लेवल 5 की भर्ती आई है। टेक्नीशियन 1 जो इस बार की भर्ती है वो मान सकते हैं बेस्ट पोस्ट होने वाली है। सुनहरा मौका लेके आई है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से या बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग टेक 1 बन सकते हैं। नहीं तो पहले यानी टेक 3 बनते थे, फिर टेक 2, फिर टेक 1, यानी लंबा समय लगता था, लगभग 7 से 8 साल टेक 1 बनने के लिए। इस वीडियो में हम लोग टेक्नीशियन की पूरी भर्ती प्रक्रिया समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी टेक्नीशियन 3 के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए, उम्र की क्या सीमा रहेगी, कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, CBT 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, CBT 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल कब होगा, पैनल आप लोग का कब बनेगा और फाइनली आप लोग का ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा। तो यदि आप लोग टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टेक्नीशियन का जो फॉर्म भरने का डेट है वो 9 मार्च 2024 है, यानी 9 मार्च 2024 से आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं टेक्नीशियन 3 के लिए और टेक्नीशियन 1 के लिए। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उम्र की सीमा टेक्नीशियन 3 के लिए, टेक 3 के लिए जो उम्र की सीमा है वो 18 साल से लेकर के 33 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल तक जो कैंडिडेट हैं जनरल के वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर एज रिलैक्सेशन मिलता है जैसे OBC के लिए एक्स्ट्रा 3 साल, SC ST के लिए एक्स्ट्रा 5 साल वो मिलेगा ही। उसके बाद टेक्नीशियन 1 की हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से लेकर के 36 साल, 18 साल से लेकर के जो 36 साल के कैंडिडेट हैं वो टेक्नीशियन 1 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग खास करके टेक्नीशियन 3 में काफी कंफ्यूजन है कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यानी कि मान सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है बहुत सारे, मान सकते हैं टीचर्स के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन 3 के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिन्होंने भी ITI कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने भी ITI कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कि जिन्होंने भी 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड पोस्ट के लिए। फिजिक्स और मैथ्स में यानी जो फिजिक्स और मान सकते हैं 12th के बेसिस पे साइंस से जो यानी कि पोस्ट आते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वो लिमिटेड है वो अलग मैटर है, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब कंफ्यूजन बना हुआ है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात करें तो डिप्लोमा आपका 12th के बाद होता है, तो 12th के बाद आपका डिप्लोमा होता है और 12th के बाद ही मान सकते हैं इंजीनियरिंग के यानी जो कैंडिडेट होते हैं वो इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो 12th के बेसिस पे ही आपका यानी आप लोग डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बेसिस पे कोई ऐसा यानी कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि डिप्लोमा आप लोगों ने किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या इंजीनियरिंग किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग का 12th फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट रहा है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है। यानी 12th के बेसिस पे इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे और 12th के बेसिस पे ही डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको जो डाउट होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 2 ही है टेक्नीशियन 3 के लिए, ITI और 12th के बेसिस पे फिजिक्स और मैथ्स। इसी के बेसिस पे जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने भी कितना भी अपर डिग्री लिया है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग टेक्नीशियन 1 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, यदि आप लोगों ने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स से या मैथ्स से, और यदि आप लोगों ने मान सकते हैं इंजीनियरिंग किया है जिसका यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या आपका जो भी अदर यानी कि ब्रांच है वो, तो इसमें यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल यानी कि मान सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन 1 के रिगार्डिंग है कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले मान सकते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन में है। लेकिन सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है मैथ्स से, फिजिक्स से, या मान सकते हैं बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या जो भी अदर ब्रांच से, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया।
अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें और एक मान सकते हैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यानी मान सकते हैं इसमें 4 सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट कि आपका CBT 1 एग्जाम होगा। CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 अगले स्टेज में पहुंचेंगे। CBT 1 है जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। CBT 1 का नंबर आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा। CBT 2 में आप लोग जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। CBT 2 के बेसिस पे आप लोग मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और फाइनली आपका ज्वाइनिंग होगा। CBT 1 एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न संभवतः ये है कि आपका मान सकते हैं 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलेगा। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें मान सकते हैं 25 सवाल मैथ से, 25 सवाल रीजनिंग से और 25 सवाल मिलाकर के साइंस और आपका करंट अफेयर GK GS रहेगा। ये आपका 75 क्वेश्चन 75 नंबर का रहेगा। इसका आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले स्टेज CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है कि आपको फिर 90 मिनट का समय मिल जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्न 100 हो जाएंगे। लेकिन सिलेबस आपका लगभग सेम रहेगा। मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, उसके बाद आपका साइंस से प्रश्न आएंगे और साइंस में ज़्यादातर जो प्रश्न रहेंगे वो मान सकते हैं फिजिक्स से रहेंगे, यानी कि फिजिक्स के जो टॉपिक है जैसे साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका मान सकते हैं एनर्जी हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, साउंड हो गया, इन जो फिजिक्स के टॉपिक है वो ज़्यादातर रहेंगे और करंट अफेयर भी रहेंगे और GK GS के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यानी ये जो 100 क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपका रहेगा कि लगभग मान के चलेंगे कि 30 सवाल मैथ्स, 30 सवाल रीजनिंग और 40 सवाल में आपका साइंस GK GS सभी रहेगा। तो ये आपका यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का जो एग्जाम होगा 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और इसी के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। बस यानी मान के आपको चलना है कि मैथ्स पे आपको मेहनत करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग पे मेहनत करना है और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना है आपको जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका साइंस आ गया और आपका स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आ गया और आपका करंट अफेयर आ गया। क्योंकि आपका जो मान सकते हैं मैथ्स है और रीजनिंग है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन उस सिलेक्शन को मेरिट में कौन कन्वर्ट करेगा, फाइनल आपको नौकरी कौन दिलाएगा, तो आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है जो साइंस है और आपका मान सकते हैं जो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस में जितना जो सवाल सही करेगा उसको यानी कि उतना नंबर मिलेगा और वो फाइनल मेरिट बना पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मान सकते हैं CBT 1 क्वालिफाई किए, CBT 2 क्वालिफाई किए, लेकिन फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग में उनका नंबर अच्छा आया होता है, लेकिन जो अटक जाते हैं मान सकते हैं वो यानी कुछ नंबर से, पॉइंट नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, वो यानी कि साइंस के कारण या GK GS उनके उतने सवाल सही नहीं हो पाते हैं इसके कारण। तो आपको इक्वल टाइम देना है मैथ्स और रीजनिंग पे भी और आपको जनरल अवेयरनेस पे भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सिंपली है कि मान सकते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो जो रेलवे का फॉर्मेट है OBC का, SC का, ST का या EWS का, वो यानी कि नोटिफिकेशन में दिया रहता है। नोटिफिकेशन में आप लोग नीचे आएंगे तो एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 1 में आपको यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का वो फॉर्मेट दिया हुआ है जो ऑनलाइन बनाएंगे, उसी के बेसिस पे आपको वो ऑफलाइन रेलवे फॉर्मेट में बनेगा और उसी को आपको बना के ले जाना है। मेडिकल यानी प्रोसेस की बात करें तो टेक्नीशियन 1 के लिए या टेक्नीशियन 3 के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है जो काफी लो है, यानी जिनका चश्मा लगता है, यानी जो चश्मा का पावर यदि +-4 तक भी है तो वो भी एलिजिबल हो पाएंगे क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड काफी लो यानी B1 मांगा गया है। यानी सिंपली जो जिनका चश्मा लगता है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो कलर ब्लाइंड है वो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये यानी मान सकते हैं ऐसा पोस्ट है जिसमें मान सकते हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो भी आ जाता है, कलर ब्लाइंड है या जिनका पावर का चश्मा हाई लगता है वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। और मान सकते हैं ये जो एग्जाम का आपका पूरा प्रोसेस है कि CBT 1 एग्जाम, CBT 2 एग्जाम, रिजल्ट या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका पैनल, मान सकते हैं आपका लगभग यानी मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी मार्च 2025 तक पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। मान के चलेंगे कि आपका यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक CBT 1 एग्जाम पूरा हो जाएगा, CBT 2 भी एग्जाम पूरा हो जाएगा। यानी अक्टूबर में आपका CBT 1 एग्जाम होगा, CBT 1 का जो रिजल्ट है संभवतः नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर महीने में आपका फिर CBT 2 एग्जाम होगा, जनवरी महीने में CBT 2 का रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और फरवरी महीने में ही फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, मार्च महीने में आपका यानी मान सकते हैं पैनल जारी हो जाएगा। तो ये आपका संभवतः है कि पूरे यानी कि जो प्रोसेस है, क्योंकि रेलवे यानी कि काफी विरोध के बाद, काफी प्रदर्शन के बाद ये पैनल यानी कि एग्जाम कैलेंडर जारी किया है कि संभवतः यानी कि कब आपका क्या होगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपना यानी कि जो तैयारी है इसे सिलेक्शन में बदल सकते हैं, सिलेक्शन इस बार ले सकते हैं 2024 में।
जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको सबसे पहले देगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।